हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोगों ने झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ को स्टार्ट किया था, इसी को कंटिन्यू करते हुए आज ये क्लास नंबर 47 है। इससे पहले 46 क्लासेस हो चुकी हैं। अभी तक आपने इन क्लासेस को नहीं लगाया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड की जितनी भी क्लासेस हुई है उसकी एक प्लेलिस्ट बनी है, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ इसे देख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं सीरीज़ वाइज। ओके, तो एग्ज़ाम अभी अधिक दिन है नहीं, 13 को होने वाली है, तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। जैसे कि हम लोगों ने स्पेशल सीरीज स्टार्ट किया था चैप्टर वाइज। आज की जो क्लास है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट देखना है। इसमें हम लोग जो चैप्टर है शिक्षण पेशा के प्रति दृष्टिकोण से 40 एमसीक्यू को करेंगे, और जहाँ पर लगेगा कि एक्सप्लेन करना चाहिए वहाँ एक्सप्लेन करेंगे और बाइलिंगुअल समझते हुए चलेंगे, ठीक है। और जितने भी मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगी आप उसे नोट डाउन ज़रूर कर लेना। आप नोटबुक लेकर के बैठिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट को उतारना है। जानते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं जानते हैं तो आपको उसे उतारना होगा और क्लास के बाद एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना है। इतना समझ में आ गया। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं ना तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, और अगर आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत ही नहीं कर रहे हैं और आप सफलता चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें जो है प्रिपरेशन अच्छे से करना है और हमें सरकारी सीट लेना है, ठीक है। तो क्लास लंबी हो सकती है, आपको कंप्लीट देखना है। अब ज़रूर यहाँ से नई चीज़ें सीख कर जाएंगे। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर देखिए, शिक्षण की सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। शिक्षण, सबसे पहले तो ये शब्द को समझेंगे कि शिक्षण होता क्या है। शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग। टीचिंग टू टीच या फिर टू इंस्ट्रक्ट। टीचिंग का अर्थ होता है, शिक्षण का अर्थ मीनिंग होता है किसी को पढ़ाना या फिर निर्देश देना होता है। और ये जो टीचिंग है ना, ये दो पर्सन के बीच में होती है, एक टीचर होंगे और एक स्टूडेंट होंगे। तो ये इंटरेक्शन जो है टीचर और स्टूडेंट के बीच में होती है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उससे तो लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक शब्द होते हैं, तो इसको समझने में प्रॉब्लम होती है। जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी उसको आप नोट डाउन कर लेना। तो टीचिंग समझ में आ गया। तो टीचिंग की सबसे उत्तम विधि यहाँ पर बताना है कौन सी है। भाषण विधि है, पाठ्यक्रम विधि है, प्रोजेक्ट विधि है या फिर पर्यटन विधि है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, जो कि प्रोजेक्ट विधि है, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि के बारे में मैं बताऊंगी कि क्या होता है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है। तो सबसे पहले आप प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक का नाम लिखेंगे, किलपैट्रिक। ये पूछा जा सकता है, किलपैट्रिक, ठीक है, किलपैट्रिक लिखेंगे। और इसमें क्या होता है, इस विधि में छात्र जो है ना वो मिलजुल कर कार्य करते हैं, मिलजुल कर समूह में कार्य करते हैं और वो व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। प्रोजेक्ट विधि में यही होता है कि समूह में रहकर कार्य करना और जितने भी व्यवहारिक ज्ञान होते हैं इसको गेन करना, प्राप्त करना होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर रिपीट इसलिए भी करूँगी क्योंकि आपको अभ्यास करना है, यहाँ पर प्रैक्टिस होना चाहिए। ये क्वेश्चन को कहीं दूसरे जगह देखते हैं तो आंसर क्लिक हो जाना चाहिए, इसलिए मैं एक दो बार इसको रिपीट करके बताती हूँ, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। जो एक गुड टीचर होते हैं उन्हें टीचिंग मेथड का नॉलेज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ऑप्शंस को देखिए यहाँ पर। इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं क्या होगा। सेकंड ऑप्शन बी है, इससे शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न किया जा सकता है। शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है, इससे शिक्षण को आत्मविश्वास मिलता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका। देखिए ऐसे 4 ऑप्शन होंगे सेम सेम टाइप के, लेकिन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना है। तो अप्रोप्रिएट आंसर को चूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, एलिमिनेशन मेथड को बाहर एलिमिनेट करना होगा, ठीक है, अपनाना है एलिमिनेशन मेथड को। तो देखिए जल्दी संपन्न किया जा सकता है या गुड टीचर का, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी भी नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जिसमें क्या है देखिए, इससे जो है टीचिंग जो है ये मोर इफ़ेक्टिव हो सकता है, होता है, ठीक है, हो जाता है।
नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है। देखिए टीचर का मेन फंक्शन क्या है यहाँ पर बताना है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, आयोजन करने का ही उनका मेन फंक्शन नहीं होता है, इससे रिलेटेड और भी काम होते हैं। छात्र अधिगम को प्रोत्साहित व निर्देशित करना, कक्षा में कड़ा अनुशासन बनाए रहना। कड़ा अनुशासन, ऐसे नेगेटिव चीज़ें आपको देखने को मिलेगी तो उसको एलिमिनेट करना है। प्रधानाचार्य से मधुर संबंध बनाएंगे, प्रधानाचार्य से मधुर संबंध बनाएंगे तो ये उसका महत्वपूर्ण कार्य थोड़ी ना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है, देखिए छात्र अधिगम, अधिगम को यहाँ पर समझ, देखिए अधिगम का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सीखना, ठीक है, लर्न करना किसी भी चीज़ को। अधिगम, उसी को मनोवैज्ञानिक शब्द में यहाँ पर अधिगम बोला है, तो इसका मतलब लर्न करना या फिर सीखना। तो छात्र अधिगम को प्रोत्साहित करना और क्या करना, निर्देशित करना जो है, ये शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट है 4 नंबर, अच्छे शिक्षण को विकसित करना चाहिए। देखिए गुड टीचिंग जो है उसको डेवलप करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से हम उसको विकसित कर सकते हैं। शिक्षकों के ज्ञान पर निर्भरता, अभिभावकों की सहायता पर निर्भरता, अपने स्वयं के अध्ययन पर निर्भरता या फिर पाठ्य पुस्तकों के नाम पर निर्भरता। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपने स्वयं के अध्ययन पर हमें क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए हम जो भी पढ़ रहे हैं। तो अच्छे शिक्षण को इस तरह से क्या किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है, ठीक है, अपने स्वयं के अध्ययन पर निर्भरता होनी चाहिए। नेक्स्ट, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कक्षा अध्यापक के लिए आप निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगी, उसको ध्यान से सुनना है और उसको माइंड में फिक्स कर लेना है कि क्या हो सकता है। कक्षा अध्यापन होगा यहाँ पर, अध्यापन में जो क्लासरूम टीचिंग होती है उसके लिए कौन सा विधि का हमें यूज करना चाहिए, व्याख्यान विधि, परिचर्चा विधि, प्रश्नोत्तर विधि या फिर श्रुति लेख विधि। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, देखिए कक्षा अध्यापक है तो इसके लिए जो है ये प्रश्नोत्तर विधि, जो क्वेश्चन आंसर मेथड होता है, ये इस विधि का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पे और एक क्वेश्चन बनता है, जैसे कि प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है, तो ये सुकरात है, इसको लिख लीजिएगा, सुकरात, ठीक है, सुकरात है। इसमें क्या होता है, सुकरात का मानना था कि छात्र ज्ञान जो है ना, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान छात्र की आत्मा के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है पहले से, ये सुकरात का मानना है। लेकिन टीचर का काम क्या है, उससे प्रश्न करके उस ज्ञान को बाहर निकालना। ये जो है सुकरात ऐसे मानते हैं कि छात्र के अंदर, आत्मा के अंदर पहले से ही नॉलेज है, लेकिन टीचर का काम क्या है, उससे क्वेश्चन करके उस ज्ञान को बाहर निकालना। और ऐसे क्या होता है कि प्रश्न पूछने से छात्रों में क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है, उन्हें जिज्ञासा होती है और उनमें ज्ञान भी बढ़ता है। और हर एक प्रश्न से बच्चे को क्या होता है, नया ज्ञान उसको मिलता है। तो ये सुकरात का मानना है, ठीक है, इस स्टेटमेंट को, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर 2 बार बोल दी हूँ, आपको ध्यान रखना है। और ये प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक पूछा जाएगा तो आप सुकरात यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर, विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, श्यामपट्ट का उपयोग, चर्चा, प्रश्न पूछना या फिर कहानी सुनाना। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, जो कि है प्रश्न पूछना। अभी मैं आपको प्रश्न उत्तर विधि के बारे में बताई, तो ये क्या होता है कि बच्चे को अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो उसमें जिज्ञासा भी बढ़ती है, साथ ही साथ हर एक प्रश्न से, जो भी आप उससे प्रश्न करते हैं, उससे नया ज्ञान मिलता है। तो छात्रों में जो इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए शिक्षक को प्रश्न पूछना चाहिए बच्चों से। नेक्स्ट है 7 नंबर, और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है। टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है, तो ये क्या क्या इंक्लूड करता है, टीचिंग क्या इंक्लूड करता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन केवल विद्यार्थी एवं शिक्षक, विद्यार्थी शिक्षक एवं माता, विद्यार्थी शिक्षक एवं पाठ्यक्रम। तो टीचिंग क्या है,
किसी को टीच करना, इंस्ट्रक्ट करना, ये टीचिंग होता है। तो इसमें इन्वॉल्व कौन कौन होते हैं? आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो आप टीचर को तो नहीं पढ़ा सकते हैं, आपसे जो जो लेस नॉलेजेबल होगा उसी को आप पढ़ा सकते हैं, है ना। मोर नॉलेजेबल पर्सन लेस नॉलेजेबल पर्सन को पढ़ाता है। तो टीचिंग क्या होता है, ये देखिए ट्राइपोलर होता है। ट्राइपोलर होता है, सबसे पहले तो टीचर होगा, स्टूडेंट होगा, तभी इसके बीच में इंटरेक्शन होगा टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और इसके साथ में क्या होगा, सिलेबस होगा, तभी आप इसके अकॉर्डिंग बच्चे को क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन डी, विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम, ये तीनों ही इंक्लूड होंगे टीचिंग प्रोसेस में, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता देती हूँ, जैसे कि एडम्स के अनुसार, एडम्स एक मनोवैज्ञानिक थे, एडम्स के अनुसार टीचिंग को क्या बोला गया था कि ये बाइपोलर है। कौन कौन है इसमें, टीचर है, टीचर और ये स्टूडेंट के बीच में होता है बोला गया। लेकिन आगे चल कर के एडम्सन आते हैं। देखिए एडम्स ने कहा था कि ये बाइपोलर है, यानी कि द्विमुखी प्रक्रिया है बोला था टीचिंग को। लेकिन एडम्सन आते हैं, इन्होंने ये इसको नहीं माना, इससे संतुष्ट नहीं हुए कि ये द्विमुखी प्रक्रिया नहीं हो सकती है। टीचिंग तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस होगा, ठीक है। तो एडम्सन ने त्रिमुखी प्रक्रिया को दिया है और एडम्स ने द्विमुखी प्रक्रिया को बताया, टीचिंग को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है, ठीक है। और इसके साथ ही जो एडम्सन के साथ जॉन ड्यूबी का भी यही मानना था कि टीचिंग जो है ये ट्राइपोलर है, टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस। ये किसका किसका मानना है, एडम्सन, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ, एडम्सन और जॉन ड्यूबी, ठीक है। जॉन ड्यूबी का मानना है कि टीचिंग क्या है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 8 नंबर, निम्नलिखित किस शिक्षण विधि को आप सबसे अच्छा मानते हैं, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, छात्र केंद्रित और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड बोला गया है, तो टीचिंग मेथड में चाइल्ड सेंटर्ड आता नहीं है, तो ऑप्शन सी ऐसे ही गलत हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए, उसमें जो टीचिंग मेथड, गुड टीचिंग मेथड क्या था, प्रश्नोत्तर विधि। आप प्रश्न करेंगे, बच्चे सीखेंगे उससे कुछ नया चीज़। तो यहाँ पर देखिए टीचिंग मेथड, अच्छा टीचिंग मेथड जो है वो क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है। और एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ इसके जनक कौन है, सुकरात हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर, अध्यापन व्यवसाय ही एक ऐसा व्यवसाय है, देखिए जो टीचिंग ऑक्यूपेशन है वो कैसा ऑक्यूपेशन है, यहाँ पर बताना है। व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, आराम अधिक है, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन भी तो नहीं होगा। व्यक्ति आदर्शवादी है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। व्यक्ति अभिभावकों के साथ श्रेष्ठ संबंध बनाने में सक्षम है, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि है व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन को व्यतीत करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक श्रेष्ठ अध्यापक वही है। देखिए श्रेष्ठ अध्यापक कौन है, विद्यार्थियों में सर्वप्रिय है, अपने साथी अध्यापकों में प्रिय है, प्रधानाचार्य का प्रिय है, या फिर छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न रहता हो। एक गुड टीचर वही होता है जो बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व रहता है, वो बच्चों की समस्या को समझे, पढ़ाने के साथ साथ उनके और भी चीज़ों को ध्यान रखना होता है टीचर को, वो बच्चों में क्या प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम को क्या करना, सॉल्व करना, ठीक है। तो सर्वांगीण विकास में क्या होना, इन्वॉल्व रहना, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर, अध्यापक नहीं होगा यहाँ पर, अध्यापन होगा। अध्यापन प्रशिक्षण में कौन व्यवस्थित विकल्प है, तो करेक्ट आंसर होगा 11 का ऑप्शन ए, सेवापूर्ण प्रशिक्षण, प्रेरण प्रशिक्षण या फिर और सेवाकालीन प्रशिक्षण। इस क्रम को आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर, शिक्षण एक व्यवसाय है। शिक्षण कैसा व्यवसाय है, टीचिंग इज ए ऑक्यूपेशन यहाँ पर बोला गया, तो विशिष्ट है, अति विशिष्ट है, सामान्य है या फिर कठिन है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ये विशिष्ट है। नेक्स्ट है 13 नंबर, अध्यापन व्यवसाय के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है। देखिए जो ये
टीचिंग ऑक्यूपेशन है ना, इसके प्रति आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या ओपिनियन है। तो देखिए वह एक व्यवसाय है, ओनली ऑक्यूपेशन है। इसको मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं एक अध्यापक हूँ। मैं इसे अपनी मजबूरी मानता हूँ, मैं इसे अपनी बदकिस्मती मानता हूँ। तो नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है इसको मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं एक अध्यापक हूँ। नेक्स्ट है 14 नंबर। एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे। आप एज ए टीचर आपको क्या करना है। पढ़ाने को ही अपना दायित्व समझते हैं। तो देखिए पढ़ाना ही हमारा काम नहीं है, बच्चों की प्रॉब्लम को समझना सुनना ये भी हमारा काम है। ठीक है, आप एक टीचर हैं तो टीचर में इन सब चीज़ों की क्वालिटी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है देखिए ऑप्शन बी है, अपने विद्यार्थियों की कमियों को दूर करना अपना दायित्व समझते हैं। सी है, विद्यालय की प्रगति पर ध्यान देंगे, अपनी प्रगति तक ही सीमित रहेंगे। आपको अपनी प्रगति तक, प्रोग्रेस तक सीमित नहीं रहना है। ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की कमियों को दूर करना अपना दायित्व समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर समझिएगा कि कोई बच्चा जो है क्लास लेट से आता है, तो वो क्यों आ रहा है इसका कारण को जानेंगे, उसके बाद हम समाधान करेंगे। कोई बच्चा होता है कि पढ़ाई के टाइम में बात करता है, इंटरेस्ट नहीं देता है, तो ये क्यों कर रहा है, पढ़ाई के टाइम में वो बात क्यों कर रहा है। ऐसी ऐसी जब प्रॉब्लम्स आती हैं, ये भी एज अ टीचर हमें समझना होगा कि ये बच्चे में क्या कमी है, उस चीज़ को दूर करना है। ये भी अपना दायित्व समझना होता है टीचर को। नेक्स्ट है 15 नंबर। अध्यापक के रूप में आपकी प्राथमिकता क्या होगी। एज ए टीचर आप किसको अधिक प्रायोरिटी में रखेंगे, या फिर आपके लिए क्या अधिक प्रायोरिटी होगी। समय की पाबंदी, व्यवसाय के प्रतिबद्धता व निष्ठा, थोड़े समय में धनोपार्जन। ये लालच लोभ वाला चीज़ हमें नहीं करना है। ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों को खुश रहना। ये करना है, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना चाहिए, व्यवसाय जो भी ऑक्यूपेशन है आपका, टीचिंग ऑक्यूपेशन है, तो उसके प्रति प्रतिबद्धता व निष्ठा, लगन होनी चाहिए। ठीक है, आप निष्ठा प्रेम से पढ़ाएंगे तो आप में भी अगर इंटरेस्ट डेवलप होगी तो आप बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में बच्चों को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं सरल तरीके से। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 16 नंबर। एक अध्यापक को छात्रों के कल्याण हेतु क्या करना चाहिए। एक टीचर को स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए क्या करना चाहिए। छात्रों की समस्याओं को समझना चाहिए, बिल्कुल ये तो करना ही है। प्रॉब्लम को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। छात्रों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल ये सब स्कूलों में होती है। ये जितने भी सरकारी स्कूल हैं, छात्रों की दैनिक गतिविधियों का निरीक्षण करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों ही सुइटेबल आंसर हमें लग रहे हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 17 नंबर। श्याम पट पर लिखते समय आप क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। देखिए आप ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं, तो आपको क्या इम्पोर्टेंट लगता है। ब्लैक बोर्ड में लिखते टाइम कौन सी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अच्छा लेखन, बड़े अक्षरों में लेखन, छोटे अक्षरों में लेखन, या फिर लेखन की अस्पष्टता। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं ना, वो स्पष्ट दिखे, क्लैरिटी के साथ दिखे। क्लासरूम में जितने भी बच्चे बैठे हैं, लास्ट बेंच में जो बैठा बच्चा है, उसको क्लैरिटी के साथ दिखाई देना चाहिए। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण हम लेखन की स्पष्ट या फिर दृश्यता पर, स्पष्ट दृश्यता को ध्यान रखते हैं या फिर इम्पोर्टेंट समझते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर। आप अध्यापक के नाते शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि आप देखिए एज ए टीचर आप जो शिक्षण सहायता सामग्री है, TLM जिसको बोलते हैं, जितनी भी जो टीचिंग शिक्षण सहायता सामग्री है, इसका प्रयोग करेंगे। आप क्यों करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन, इससे विद्यार्थी व्यस्त रहेंगे, इससे विद्यार्थी अधिक अनुशासित व सजग रहेंगे, इससे विद्यार्थी का मनोरंजन होगा, इससे विद्यार्थी का ध्यान विचलित होगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या लग रहा है, ऑप्शन बी क्या है, इससे विद्यार्थी अधिक अनुशासित रहेंगे और सजग भी रहेंगे अपने पढ़ाई को लेकर के।
नेक्स्ट है 19 नंबर, अध्यापन कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए। टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। नोट्स लिखाना चाहिए, व्याख्यान देना चाहिए, पाठ को छात्रों के सहयोग से समझाना चाहिए। और ऑप्शन डी है यहाँ पर देखिए, एक छात्र को पाठ्य पुस्तक से पढ़ने और अन्य को उसे ध्यान से सुनने देना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं करना है हमें। नोट्स तो यूनिवर्सिटी लेवल में लिखवाते हैं, नोट्स देना और व्याख्यान करना ये सब नहीं करना है, क्योंकि छोटे बच्चे को आप ओनली नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो अच्छे से नहीं समझ पाएगा। लिख तो लेगा लेकिन वो क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। और व्याख्यान ओनली उसके सामने आप एक्सप्लेन किए जा रहे हैं तो भी उसे समझ में नहीं आएगा। एक्सप्लेन जब आप कर रहे हैं वो तो सुन तो लेगा लेकिन बाद में वो रिकॉल नहीं कर पाएगा कि हम क्या समझे हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, पाठ को छात्रों के सहयोग से समझाना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि आपकी राय में सर्वश्रेष्ठ है। देखिए टीचिंग मेथड यहाँ पर पूछा गया है। नोट्स देना, व्याख्यान देना, व्याख्यान और नोट्स का सम्मिलित रूप या फिर सामूहिक चर्चा। जैसे कि मैं अभी आपको बताया कि नोट्स देने से ही बच्चे नहीं सीख पाएंगे, व्याख्यान से ही नहीं सीख पाएंगे। व्याख्यान और नोट्स अगर आप एक्सप्लेन भी कर रहे हैं और पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं या फिर नोट्स दे रहे हैं फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे क्या कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं और समझ पाते हैं। बाद में भी उस चीज़ को देखते हैं तो वो अच्छे से समझ जाते हैं। तो ये सेम टाइप का एक क्वेश्चन था, यहाँ पर पूछा गया था बस कि प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करना चाहिए। और इसमें था कि शिक्षण विधि, कौन सी शिक्षण विधि जो है सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 21 नंबर, क्रियात्मक शोध निम्नलिखित में से किस तथ्य की पूर्ति करता है। क्रियात्मक शोध जो है ये निम्नलिखित में से किस तथ्य की पूर्ति करता है। तो यहाँ पर देखिए, कक्षा का समस्या का समाधान, सिद्धांतों का निर्माण, सिद्धांतों का परीक्षण, शिक्षण विधि को कक्षा में लागू करना। तो 21 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, जो कि कक्षा का समस्या का समाधान करना, क्लासरूम में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। नेक्स्ट है 22 नंबर, शिक्षण का प्रमुख प्रयोजन क्या है। देखिए ये टीचिंग से जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कम्युनिकेशन है, उससे पिछले साल पूछा गया था तो उसको भी देख लेना है कि कम्युनिकेशन के अंदर से बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से आपको करना है। विद्यार्थियों में सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना, व्यवहार में परिमार्जन लाना, विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना, विद्यार्थियों में वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना। तो यहाँ टीचिंग का प्रमुख प्रयोजन पूछा गया है 22 नंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जो कि व्यवहार में परिमार्जन लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, छात्रों के सद्गुणों का विकास कैसे किया जाता है। अध्यापक का व्यवहार सद्गुणों पर आधारित, सद्गुणों की आवश्यकता व महत्व पर भाषण देकर, सद्गुणी छात्रों को पुरस्कृत करके, दुर्गुणों को परिपूर्ण छात्रों को दंड देकर। दंड हमें यहाँ पर नहीं देना है। तो देखिए छात्रों में अगर अच्छे कैरेक्टर को डेवलप करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, एक टीचर को ही अच्छा व्यवहार करना होगा। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं आसपास से। छोटे बच्चे क्या होते हैं, वो अनुकरण से, इमिटेशन से अधिक सीखते हैं। बड़ों को देखते हैं, बड़े जैसे करते हैं, छोटे बच्चे भी वैसे सीखते हैं। तो बड़े अगर एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो बच्चे भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे। तो करेक्ट आंसर होगा, अध्यापक का व्यवहार सद्गुण पर आधारित होगा तो छात्रों में सद्गुणों का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है 24, एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अपने बच्चों जैसा, मित्रों जैसा, उनके आर्थिक स्तर के आधार पर, बौद्धिक स्तर के आधार पर। तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, यहाँ पर ऑप्शन ए और बी। तो देखिए यहाँ आपको लॉजिकली सोचना होगा, बच्चों जैसा या फिर मित्रों जैसा। वो मित्रों जैसा होगा तभी ना उसकी प्रॉब्लम को समझेगा। मित्रों जैसा ये नहीं कि इनफॉर्मल वे में जैसे हम बात करते हैं, चलो यार ऐसे ऐसे करके जो बात करते हैं बाहर में, वैसे नहीं करना है। मित्रों जैसा बिहेव करना है
ताकि वो बच्चे अपनी समस्या को बताएं, उनकी प्रॉब्लम को बताएं, जिससे टीचर उसको सुन कर के जान कर के क्या कर सकता है, निदान कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पर मित्रों जैसा जो है वो अधिक सुटेबल लग रहा है ऑप्शन ए से, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 25, विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है। देखिए स्टूडेंट को जो भी नॉलेज दिया जा रहा है, नॉलेज दिया जा रहा है, तो वो जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव हो सकता है। कैसे? अध्यापक को विषय का गहन ज्ञान हो, बालकों की विषय में रुचि हो, बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। ऑप्शन डी है एक ही विषय वस्तु को कई बार दोहराया जाए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है बालकों की विषय में रुचि हो। विद्यार्थियों को प्रदान किया गया जो शिक्षण प्रभावी हो सकता है। शिक्षण तभी प्रभावी होगा जब आप उसमें इंटरेस्टेड हो। इंटरेस्टेड नहीं हो, ज़बरदस्ती करवा रहा है, तो वो सफल नहीं हो सकता है, इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता है। इसके लिए जो है बालकों की विषय में रुचि हो, बालक किस विषय में इंटरेस्टेड है उस चीज़ को हमें ध्यान देना है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 26 नंबर, छात्रों में प्रश्न करने की युक्ति का विकास करने हेतु। देखिए जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चन करते हैं उसका विकास करने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन को आप पढ़ लीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए होगा, जो कि उनको प्रश्न पूछने के लिए अभ्यास कराना, प्रैक्टिस कराना। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना वो चीज़ याद रहेगा आगे फ्यूचर में, ठीक है। नेक्स्ट है 27 नंबर, कक्षा में शिक्षण को उन्नत करने के लिए आप क्या करेंगे। शिक्षण को उन्नत करने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों में सामूहिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन करेंगे। देखिए सामूहिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन करेंगे, सामूहिक समूह में रह करके अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो समूह में रह करके कर रहे हैं, तो वो बच्चे क्या होते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो इस प्रकार से हम शिक्षण को उन्नत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 28, विद्यार्थियों के सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए आप क्या अच्छा समझते हैं। कारणों को जानकर दूर करेंगे, अधिक सुविधाएं प्रदान करेंगे, अधिक अभ्यास कराएंगे, या फिर ऑप्शन डी जो है अधिक समय देंगे। तो 28 का करेक्ट आंसर होगा कारणों को जान करके हम क्या करेंगे, उसको दूर करेंगे। बच्चे में क्यों ऐसे प्रॉब्लम आ रही है और वो व्यवहार इस तरीके से क्यों कर रहा है, तो इस चीज़ को जानेंगे कारण को, उसके बाद उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। एक टीचर का काम यही नहीं होता है कि वो बस टीच कराए, वो पढ़ाने के साथ साथ कारण को जान करके उसको दूर भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 29 नंबर, एक कक्षा शिक्षण का परिणाम होना चाहिए। जो कक्षा क्लासरूम टीचिंग है उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। दृष्टिकोण का विस्तार, सूचना का इकट्ठा करना, सेवा नियुक्ति की क्षमता का विकास, खेल कूद में भाग लेने की योग्यता प्राप्त हो। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, जो कि है दृष्टिकोण का विस्तार करना होता है। नेक्स्ट है 30 नंबर, अध्यापन कार्य है। अध्यापन कार्य क्या है। सामाजिक दायित्व निभाने का, देशोत्थान का, धार्मिक जागृति का, स्वाभिमान के साथ कार्य करने का। तो ये आपको पता ही होगा आंसर क्या होगा। ये क्या है, देखिए 20 नंबर का जो है अध्यापन क्या है, सामाजिक दायित्व निभाने का। आप अच्छा पढ़ाएंगे, समाज को एक अच्छा नागरिक देंगे, तो इसमें क्या होगा, बच्चे उन्नति करेंगे, तो सामाजिक दायित्व ये होता है, सामाजिक दायित्व के अंतर्गत में आता है। तो अध्यापन कार्य जो है ये सामाजिक दायित्व निभाने का है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 31, अभी और 10 क्वेश्चन है, आप भागना मत, ज़रूर नया सीख करके जाएंगे। क्वेश्चंस को देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए एग्जाम में तो आप ज़रूर कर पाएंगे। यहाँ तक रुके हैं तो और 10 क्वेश्चन है, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। अध्यापक को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री अधिक लाभप्रद होती है। जो ऑडियो विजिबल जो है ये अधिक लाभप्रद होती है। टेलीविज़न, फिल्म स्ट्रिप, प्रोजेक्टर, सिनेमा या फिर प्रोजेक्टर।
31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। नेक्स्ट है 32 नंबर, शिक्षण को अपने कार्य में दक्ष होने के लिए, शिक्षक को यहाँ पर बोला गया, शिक्षक को अपने कार्य में दक्ष होने के लिए क्या करना होगा। 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपने विषय संबंधी नवीन पुस्तकों का अध्ययन करना। जो जिस भी विषय के वो शिक्षक हैं उससे रिलेटेड नए नए चीज़ों का क्या करना, अध्ययन करना, ताकि बच्चों को भी वो नई चीज़ें बता सके। नेक्स्ट है 33 नंबर, एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करेंगे। आप एक टीचर हैं तो खाली समय में आप क्या करेंगे, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर गपशप नहीं करेंगे, आराम नहीं करेंगे, सड़कों पर घूमने नहीं जाएंगे, ऑप्शन सी जो है कोई रचनात्मक क्रिएटिव वर्क करेंगे, आप रचनात्मक कार्य को करेंगे खाली समय में। नेक्स्ट है 34, एक अध्यापक के रूप में आप निम्नलिखित में से किसे महत्व देंगे। अपने काम को संपन्न बनाने में, छात्रों के सर्वांगीण विकास में, अपने आर्थिक विकास में, विद्यालय को सुविधा संपन्न बनाने में। तो इसी लेक्चर में हम लोगों ने पहले क्या था, जैसे कि आपको पता है, छात्रों के सर्वांगीण विकास में, ऑल राउंड डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है। तो अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक जो है, ये देखिए ऑप्शन ए, उसकी इस व्यवसाय में रुचि होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए। वो इंटरेस्ट होगा तभी इफ़ेक्टिव वे में वो पढ़ा सकता है बच्चों को, वो समझा सकता है सरल तरीके से। तो अध्यापक के लिए जो सर्वाधिक आवश्यक है उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, ज़बरदस्ती वाला काम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 36 नंबर, अध्यापन व्यवसाय के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है। देखिए टीचिंग जो ऑक्यूपेशन है इसके प्रति आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। तो यह एक व्यवसाय मात्र है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसको मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं एक अध्यापक हूँ। ये भी रिपीटेड है जिससे आप अभी यहाँ पर अभ्यास हो गया होगा। नेक्स्ट है 37 नंबर, एक अध्यापक को छात्रों के कल्याण हेतु क्या करना चाहिए। हम लोगों ने इसी लेक्चर में क्या था, एक टीचर को स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है उपयुक्त सभी छात्रों की समस्याओं को समझना चाहिए, साथ ही साथ छात्रों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करनी चाहिए और छात्रों की दैनिक गतिविधियों का भी निरीक्षण यहाँ पर करना चाहिए। नेक्स्ट है 38 नंबर, मूल्यांकन अध्ययन करता है। मूल्यांकन किसकी अध्ययन करता है, छात्रों का, शिक्षकों का, उपयुक्त दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ये जो इवोल्यूशन है ना, ये छात्रों का भी करता है, शिक्षकों का भी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, मूल्यांकन लाभप्रद है शिक्षकों के लिए, प्रधानाचार्य के लिए, शिक्षा विद्यालय प्रबंधन के लिए, और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये जो मूल्यांकन है ना, ये विद्यालय प्रबंधन के लिए क्या है, लाभप्रद है, और इसी के अंतर्गत टीचर भी आएंगे और ऑप्शन बी जो कि है प्रधानाचार्य भी आएंगे, यानी कि प्रिंसिपल भी आएंगे। नेक्स्ट है 40 नंबर, एक श्रेष्ठ शिक्षण शिक्षक के किस गुण में निहित होता है। श्रेष्ठ शिक्षण जो है शिक्षक के किस गुण में निहित होता है। शिक्षक की योग्यता, संयमशीलता, मौखिक अभिव्यक्ति में, और व्यावसायिक निष्ठा एवं प्रेम में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है व्यावसायिक निष्ठा एवं प्रेम में। ये निष्ठा और प्रेम होगा, लगन होगा, तो वो जो है मौखिक अभिव्यक्ति भी अधिक अच्छे से कर सकता है, संयमशीलता भी होगी, और शिक्षण की योग्यता में भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए नीचे में यहाँ पर आंसर मेंशन है, जो कोई भी लास्ट तक देखा है, मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि ज़रूर उसको नई चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिली है। ऐसे यूट्यूब में बहुत कम मिलता है चैप्टर वाइज MCQs करने में, तो आपको यहाँ से हेल्प मिली होगी, मुझे आशा है कि हेल्प हुई होगी आपकी। तो देखिए यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं कंप्लीट यहाँ पर MCQ जितने भी बन सकते हैं उसको कराई हूँ। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं, अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को नए हैं तो, और
जो भी आपके फ्रेंड बीएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।